थिएटर का एक आर्टिस्ट हो और बॉलीवुड का एक आर्टिस्ट अगर उसे खड़ा किया जाए तो क्या क्या कमियां जो बॉलीवुड के एक्टर में है उसमें पाई जाएगी और क्या खूबियां थिएटर के आर्टिस्ट में पाई जाएगी? देखो, ऐसा है कि जो स्टेज है, स्टेज की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं कमा पाते, इसीलिए नहीं कमा पाते हैं। वहां पे लिमिटेशन है ताकि तो लोग उन्हें जान पाए, अपना फेस दिखाने के लिए। लोग जान पाए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं। मतलब आज की जनरेशन में भी वो बच्चे होंगे जो थिएटर को पसंद करेंगे, वो थिएटर ही देखेंगे। थिएटर में भी पैसा है। हाँ, थिएटर में बहुत पैसा कमाता है। उसको बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाती हैं, वो स्टेज शो करता है वहां पे जाके और उसको लाखों लाख रुपए मिलते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जिसका सितारा चमक गया वो आगे बढ़ गया, जिसका नहीं चमका वो पीछे रह गया। हाँ, ये है कि थिएटर में भी है और इंडियन सिनेमा में भी। हाँ, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त की आवाज बन जाते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिनकी जिंदगी की कहानी एक स्क्रिप्ट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन का वो मंच है जहां थिएटर, सिनेमा, रेडियो और शिक्षा सबने मिलकर तालियां बजाई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंडियन थिएटर में एमफिल और इंडियन सिनेमा में पीएचडी करना कोई आम बात नहीं और डॉक्टर वारिस अहमद खान ने ये दोनों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपनी पीएचडी के दौरान वो वॉइस ऑफ अमेरिका दिल्ली और अमेरिकन सेंटर के साथ काम भी करते रहे। इन्होंने कई सालों तक ऑल इंडिया रेडियो पर बतौर न्यूज रीडर काम किया और उनकी आवाज लाखों कानों की आदत बन गई। फिर आए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वो 30 साल जहां इन्होंने मीडिया सेंटर में प्रोग्राम ऑफिसर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर तक का सफर तय किया और सैकड़ों शैक्षणिक प्रोग्रामों का निर्माण किया। इनके द्वारा लिखे गए 50 से ज्यादा रेडियो नाटक ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हो चुके हैं और इनकी लिखी हुई सैकड़ों कहानियां विभिन्न मैगजीन और पेपर में प्रकाशित हो चुकी हैं और सबसे खास इनकी रेडियो प्ले की 2 किताबें जो बाजार में उपलब्ध है, जो रेडियो लेखन की दुनिया में मील का पत्थर मानी जाती है। आज हमारा सवाल है, क्या थिएटर आज भी जिंदा है? यह सवाल तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हर ओर रील्स, शॉर्ट्स, वायरल वीडियो की भरमार हो। आज हमारे साथ एक ऐसा नाम है जिनकी जिंदगी थिएटर, रेडियो लेखन की धुरी पर घूमती रही, डॉक्टर वारिस अहमद खान। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस पहलू की जो आज के दौर में हर युवा, हर कलाकार और हर दर्शक से जुड़ी है। क्या थिएटर आज भी प्रासंगिक है? क्या युवाओं को इसमें भविष्य दिखता है? और क्या मंच पर बोलने वाली आवाजें आज भी दिलों तक पहुंचती है? अगर आप एक छात्र हैं, थिएटर या सिनेमा में करियर की सोच रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि कलाकार बनने के पीछे की सच्चाई क्या होती है, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं थिएटर के दौर को और हमारे साथ डॉक्टर वारिस अहमद खान जी हैं जिन्होंने थिएटर, सिनेमा में एमफिल किया है। आपका स्वागत करते हैं सर। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे थिएटर के बारे में, थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि थिएटर की एक्टिंग क्या है, थिएटर में किस तरीके से काम किया जाता है। देखिए, अगर थोड़ा सा पहले हम जाएं थिएटर से तो वो जमाना कठपुतली और ठुमरी का जमाना था। उसके बाद फिर सीधा थिएटर का जमाना आया। यानी आप ये समझें कि 18वीं सदी जो थी वो थिएटर के उरूज का जमाना था जी। और खास तौर से ये जो उरूज आया थिएटर में, उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो प्ले लिखे जाते थे, स्टेज प्ले लिखे जाते थे, वो सारे के सारे मैक्सिमम उर्दू में लिखे जाते थे। अच्छा। फिर पारसी थिएटर का जमाना आया जब, तो वो उस जमाने में भी जो स्टेज प्लेज लिखे जाते थे वो सब उर्दू में लिखे जाते थे। तो इसमें उर्दू का बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टेज की तरक्की में और स्टेज के उरूज में। जहां तक स्टेज का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी कम्युनिकेशन के मीडियम हैं
यानी मास कम्युनिकेशन मीडियम, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया जी। तो जितने भी जरिए हैं, यानी जितने भी मीडियम हैं, वो सारे के सारे अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हुए हैं। अगर थिएटर के बाद रेडियो आ गया या रेडियो के बाद फिल्म आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पहला वाला जो पिछला मीडियम था उसके ऊपर कोई असर पड़ा या उसकी मकबूलियत में कोई कमी आई। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी मीडियम हैं उनके अपने ऑडियंस होते हैं और वो ऑडियंस कहीं नहीं जाते, वो बंधे रहते हैं, उसी मीडियम से बंधे रहते हैं। तो स्टेज के बाद जब रेडियो आया तो जो लोग स्टेज के दीवाने थे और स्टेज पर काम करते थे या स्टेज को देखते थे या स्टेज से किसी भी तरह से जुड़े हुए थे, वो पूरी तरह से उसी तरह से स्टेज से जुड़े रहे। अब स्टेज की खूबी मैं आपको बताऊं। स्टेज की खूबी ये है कि यहां पर जो दर्शक है वो डायरेक्ट स्टेज पर होने वाले जो भी रंगमंच हो रहा है वहां पे, ये जो भी प्ले खेला जा रहा है, उससे डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो वहीं पर बैठा होता है। बीच में न पर्दा होता है, न बीच में कैमरा होता है, न बीच में कोई टेक्निकल चीज होती है। तो उसका जो रिश्ता होता है किसके साथ? उन लोगों के साथ जो लोग प्ले कर रहे हैं, यानी आर्टिस्ट के साथ वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। और इस वजह से उसका जो इम्पैक्ट है, उस प्ले का जो इम्पैक्ट है उस इंसान के ऊपर जो प्ले देख रहा है, वो ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। अब स्टेज प्ले लिखने के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेज से जो लोग जुड़े होते हैं, वो स्टेज का जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो अलग तरीके से लिखा जाता है और जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो अलग तरीके से लिखी जाती है। आप ये दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। मैं वो थिएटर की स्क्रिप्ट अलग तरीके से लिखी जाती है। बिल्कुल अलग। जी बताइए कैसे लिखी जाती है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो थीम होता है। एक डायरेक्टर के जहन में या स्क्रिप्ट राइटर के जहन में एक थीम आता है कि चलिए हम जहेज के ऊपर बनाते हैं, कि दहेज लेना बुरी बात है। उसके बाद जब थीम आ गया तो फिर वो प्लॉट तैयार करता है, उसका एक बड़ा सा प्लॉट उसका तैयार करता है। प्लॉट तैयार करने के बाद फिर वो कैरेक्टराइजेशन करता है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे। उसके बाद वो डायलॉग्स लिखता है। डायलॉग्स में भी कई फेजेस होते हैं, वो सारे फेजेस को कंप्लीट करता है वो। उसके बाद फिर एक उसके अंदर क्लाइमेक्स आता है, फिर एंटी क्लाइमेक्स आता है, फिर उसका एंड आता है। और उसके साथ साथ बीच बीच में कुछ रोमांटिक सीन्स होते हैं, ताकि वो जो देख रहे हैं प्ले को वो बंधे रहे, उससे जुड़े रहे, यानी हंसी मजाक वो चीजें। तो ये हुआ उसका स्क्रिप्टिंग। फिल्म की स्क्रिप्टिंग स्टेज की स्क्रिप्टिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्टेज में कैमरा नहीं है, वहां कैमरा है। तो वहां पर जो भी स्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि यहाँ पर कौन सा शॉट होगा, यहाँ पर क्लोजअप होगा, यहाँ पे लॉन्ग शॉट होगा, यहाँ पर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होगा, यहाँ पर टू शॉट होगा, यहाँ पर शॉर्टर शॉट होगा। और ये तमाम चीजें सीन को बहुत मजबूत और बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाती हैं, जो यहाँ पे नहीं है। ये इसकी कमी है थिएटर की, क्योंकि कैमरा नहीं है। जब कैमरा नहीं है तो हम शॉट को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते हैं। तो यहां पर बेचारे जो एक्टर हैं, इनको अपनी एक्टिंग से ही सब कुछ करना पड़ता है। यानी जो भी इनके पास स्ट्रेंथ है, जो भी इनके पास ताकत है, जो भी इनके पास सोर्स है, वो है इनकी एक्टिंग। तो इनकी एक्टिंग अगर पावरफुल नहीं हुई तो वो स्टेज प्ले फेल कर जाएगा। इसलिए एक्टिंग जबरदस्त होनी चाहिए। और दूसरी और बात मैं आपको बताऊं कि जो स्टेज है वो दरअसल जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, ये उनका मीडियम है। अच्छा। यहां पर डायरेक्टर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने पहले जब रिहर्सल हुआ तो उन्होंने जो भी बताना था वो बता दिया। लेकिन जब एक बार एक्टर स्टेज पर चला गया, उसके बाद फिर डायरेक्टर हैंडीकैप हो जाता है, फिर उसका कोई रोल वहां पे जितनी भी जिम्मेदारी होती है, वहां जो एक्ट कर रहा है, एक्टर है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो लाइव कर रहा होता है। वहां कोई एडिटिंग का सवाल नहीं होता कि आप उस प्रोग्राम को एडिट कर सके। राइट, आप यही कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ना तो बाद में एडिटिंग हो सकता है और ना तो वहां पे
डायरेक्टर है जो उसको बताए कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो वहां पर जो एक्टर है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए स्टेज का जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट उसको माना जाता है। वो बहुत मंझा हुआ होता है क्योंकि वो लाइव कर रहा होता है, उसे पता है कि उसके किसी भी जो एक्ट को कट नहीं किया जा सकता, यहाँ दुनिया उसे लाइव देखेगी, लाइव देख रही है जी। और इसी वजह से हमेशा से ही हम पहले पुराने जमाने से लेके आज तक जो अच्छे से अच्छे एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री को मिले वो स्टेज से ही मिले। स्टेज से उनको अच्छे एकदम मजे हुए जो एक्टर मिले वो स्टेज से मिले। तो स्टेज की अपनी दुनिया है, और स्टेज में का जो आर्टिस्ट है वो बड़ा परिपक्व, बड़ा मैच्योर्ड आर्टिस्ट होता है। अच्छा, आपने अपने टाइम में जब एमफिल किया तो एमफिल के टाइम में आपने थिएटर जो था आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें पढ़ी जो एक्चुअल में अगर आपने कोई थिएटर का प्रोग्राम देखा तो वो उससे डिफरेंट लगा आपको कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं थिएटर में देख रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है? इस तरह का कुछ आपने थिएटर देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने जो पढ़ा और जो रिसर्च किया, जितने प्लेज हमने पढ़े और उसके बाद जाके उसी प्ले को हमने स्टेज होते हुए देखा, तो हमने कोई फर्क नहीं पाया। जो पढ़ा आपने एज इट इज वो थिएटर में देखा, वही हमने थिएटर में देखा, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा पाया। तो हमने कोई डिफरेंस नहीं पाया कि हमने जो पढ़ा था वो ज्यादा अच्छा था और यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, या वो उतना अच्छा नहीं था और स्टेज पे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा हमने कभी पाया नहीं डिफरेंस। अच्छा, लेकिन बात करें थिएटर आर्टिस्ट की, तो बहुत कम लोग थिएटर आर्टिस्ट को उतना अच्छे से जानते हैं। थिएटर सबसे पहले हमारे भारत में थिएटर ही था, रंगमंच ही था जहां लोग देखते थे। शायद उस समय नाम भी याद हो। अगर आज की बात की जाए तो आज बहुत कम लोग थिएटर आर्टिस्ट को जानते हैं। तो आज के समय में अगर कोई व्यक्ति सिनेमा जो बॉलीवुड है उसको छोड़ करके थिएटर को ज्वाइन करता है तो वो किन चीजों में ज्यादा परिपक्व होगा? मतलब अगर उसने थिएटर ज्वाइन किया तो उसे क्या बेनिफिट मिल सकता है थिएटर ज्वाइन करने के बाद? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग थिएटर पे काम करते हैं वो इसलिए काम करते हैं कि वहां पे पैसा नहीं है, और पैसा सबको चाहिए, लेकिन वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये उनका शौक है। शौक की वजह से वो थिएटर में काम करते हैं, पैसे की वजह से काम नहीं करते हैं। और उन्हीं में से लोग निकल के या तो फिल्म में जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो फिल्म के हीरो हीरोइन को कोचिंग देते हैं। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं जो इनके एक्टर्स को, जो अभी नामी एक्टर्स हैं, उनको क्लासेस देते हैं, उनको स्पीच मॉड्यूलेशन पढ़ाते हैं। एक्टिंग के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो वहां जाके उन लोग को सिखाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। थिएटर का एक आर्टिस्ट हो और बॉलीवुड का एक आर्टिस्ट अगर उसे खड़ा किया जाए तो क्या क्या कमियां जो बॉलीवुड के एक्टर में है उसमें पाई जाएगी और क्या खूबियां थिएटर के आर्टिस्ट में पाई जाएगी? देखो, ऐसा है कि जो स्टेज है, स्टेज की अपनी लिमिटेशन है और फिल्म में लिमिटेशन नहीं है। इसलिए जब स्टेज के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो जो डायरेक्टर या राइटर होता है वो लिमिटेशन के अंदर लिखता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो ये नहीं लिख सकता कि बहुत भयावह आग लग गई, पहाड़ में आग लग गई और तूफान आ गया और उस तूफान में सब कुछ बह गया, लोग मर रहे हैं और जल रहे हैं, तो ये नहीं कर सकता। जबकि ये जो स्ट्रेंथ है और ये जो खूबी है वो फिल्म के अंदर मौजूद है कि वहां पे स्कोप बहुत ज्यादा है कि वो कुछ भी दिखा सकते हैं, और कुछ भी चूंकि दिखा सकते हैं इसलिए कुछ भी वो लिखते हैं, और कुछ भी वो लिखते हैं और कुछ भी दिखाते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो इंप्रेसिव होता है। इंप्रेसिव होता है तो वो फिल्म हिट होती है, लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन थिएटर में पैसा नहीं कमा पाते, इसीलिए नहीं कमा पाते हैं, वहां पे लिमिटेशन है। और अच्छा, इसके दर्शक कौन से होते हैं? क्योंकि आज के दौर में जहां रील, शॉर्ट्स, इसमें दुनिया सिमट गई है, तो कौन से ऐसे दर्शक होंगे जो उन्हें देखने के लिए जाएंगे? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आजकल मोबाइल में स्क्रॉल किया जाता है और 30 सेकेंड उससे ज्यादा का कोई रील देखना पसंद नहीं करता। लेकिन थिएटर की बात की जाए तो आपको वहां घंटों बैठना पड़ता है एक प्रोग्राम को समझने के लिए। तो किस तरह के दर्शक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं? सिर्फ और सिर्फ शौकीन लोग,
सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको और किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो रील हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेज ही चाहिए और स्टेज ही चाहिए। इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उस रुचि की वजह से पैसा भी नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो स्टेज में काम करने के बाद जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन लेकर वो अपने घर जाते हैं और आराम की नींद सोते हैं। तो थिएटर में काम करना सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है? सिर्फ सेटिस्फैक्शन है, और उसमें आदमी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है। लेकिन फ्यूचर नहीं है उसमें? फ्यूचर है, फ्यूचर है अगर वो फिल्म तक पहुंचा। अगर वो फिल्म तक नहीं पहुंचा तो वो व्यक्ति की मेहनत जो है, क्योंकि थिएटर में आपने बताया कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट पे होती है, तो इसका मतलब अगर वो इंडियन सिनेमा तक नहीं पहुंचा तो वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। नहीं, और उसको दूसरी चीजें अख्तियार करनी और भी बहुत नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्कूल खोलते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। इनका अपना ग्रुप होता है, उस ग्रुप को लेके ये लोग जगह जगह जाते हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इन लोगों से कांटेक्ट करती हैं, और कांटेक्ट करके इन लोगों से वो करवाती हैं, प्रोग्राम करवाती हैं, और इनको लाखों लाख रुपए मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनके पास है पैसा कमाने का तरीका। इसके अलावा क्या और पैसा कमाने के तरीके हैं? क्योंकि हम जो नुक्कड़ नाटक देखते हैं जो ज्यादातर इलेक्शन के टाइम पे होता है, या अवेयरनेस कैंप गवर्नमेंट की होती है, तो क्या ये वो थिएटर आर्टिस्ट ही होते हैं जो नुक्कड़ नाटक करते हैं? ये थिएटर आर्टिस्ट ही होते हैं, और ये शौक के लिए करते हैं। नुक्कड़ नाटक में तो और भी कोई पैसा नहीं है, वो बेचारे तो सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए करते हैं। अच्छा, थिएटर में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा में ही हमें नाटक देखने को मिलता है, या डिफरेंट, मतलब जैसे कि कई सारी भाषाएं हैं हमारे भारत में, और बात हम इंडियन थिएटर की कर रहे हैं, तो सभी उसमें बनाया जाता है स्टोरी, नाटक, या सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में? ज्यादा इंग्लिश और हिंदी है, लेकिन ये है कि क्यों भोजपुरी में होता है, उसके अलावा बहुत भाषाएं हैं। साउथ में होता है। अच्छा। साउथ में इंग्लिश में भी होता है, जैसे कन्नड़ है, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें होता है स्टेज प्ले। अच्छा, थिएटर से हमने सिनेमा तक का सफर किया है, तो थिएटर में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है जब उसको प्ले किया जाता है? जैसे कि आज मूवी जो हम देख रहे हैं, और जो थिएटर में हम कोई एक्ट देखते हैं, तो उनमें किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपके जो डायलॉग्स हैं वो याद रहने चाहिए, क्योंकि वहां पर ब्रेक नहीं है। वहां पर ये नहीं है कि हम रोक लेंगे और रोक के उसको दोबारा शूट कर लेंगे फिल्म की तरह। तो ये जरूरी है कि हर आर्टिस्ट अपना अपना जो काम है उसको ठीक से समझ ले स्टेज पर जाने से पहले, और अपने अपने जो डायलॉग्स हैं वो सारे के सारे डायलॉग्स उसको पूरी तरह से रटे हुए होने चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, जो टॉपिक सिनेमा में लिया जाता है, क्या वही टॉपिक थिएटर में लिया जाता है, या थिएटर को कुछ डिफरेंट तरीके से उसके टॉपिक्स अलग होते हैं? जो विषय है, जो एरिया है, वो अलग लिया जाता है, या सेम सिनेमा की तरह ही लिया जाता है? स्टेज पे थोड़ा सा जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं वो उस पर ज्यादा ध्यान होता है। फिल्मों में एंटरटेनमेंट ज्यादा है, और यहाँ पे बर्निंग टॉपिक्स, जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, जो हो रहा है, जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो गंदगियां हैं, ये उनके ऊपर फोकस किया जाता है, और उसके जरिए समाज में एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं जो गलत है वो ना करें, इससे बचें। तो ये फर्क है थोड़ा सा फिल्म में भी है। फिल्में भी ऐसे टॉपिक पे बनती हैं जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेज में ज्यादा जो इसके मुद्दे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो बर्निंग होते हैं, बिल्कुल ज्वलंत। अच्छा, आपने थिएटर में एमफिल किया है, तो आपने उस समय भी थिएटर के कुछ प्रोग्राम्स देखे होंगे, और आज भी आप देखते होंगे, तो उन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आया है? कुछ दशकों में कुछ चेंज हुआ है थिएटर्स में, या सेम वैसे ही जो चलता आ रहा है वही हो रहा है? थिएटर में असल में चेंज होने का स्कोप नहीं है। चेंज का स्कोप फिल्म में है, यहाँ पे है स्कोप, लेकिन वहां पे क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है,
तो वो वहाँ टेक्नोलॉजी वो है, जो वहाँ पे जो यूज है वो टेक्नोलॉजी का यूज है, कैमरे का यूज है। कैमरा बदलता रहता है, कैमरे का जो मॉडल है वो बदलता रहता है, लाइट्स एक से एक आती रहती हैं। तो वहाँ पे इसका स्कोप है कि ज्यादा से ज्यादा आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करें और क्वालिटी बढ़ जाए वहां पे। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा जिससे क्वालिटी बढ़ा लें। यहाँ तो ले दे के वही है कि स्टेज के ऊपर धुआं आया और एक धुएं का आपने इफेक्ट डाल दिया, या म्यूजिक डाल दिया, या ये कि और जो भी है स्टेज से रिलेटेड चीजें। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्कोप कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टेज में हो जाए, तो वो तो है नहीं। तो इसलिए ज्यादा स्कोप स्टेज में इसका है नहीं कि क्वालिटी इसकी बढ़ा दी जाए। जो है वो है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है कि एक्टर ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करे। अच्छा, जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम का दौर है ये। अगर बात नाम और फेम की जाए और एक्टिंग की जाए, तो लोग कैमरा लगा रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, उनका एक्ट लाखों लोग देख रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में थिएटर पर ये चीज हावी पड़ जाएगी? थिएटर कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा? नहीं, थिएटर विलुप्त नहीं हो जाएगा और ना तरक्की करेगा। वो एक अपनी जगह पे है, वो वहीं रहेगा, वो अपनी वहीं पे रहेगा। वो रील से थिएटर का मुकाबला करना गलत है। रील बहुत फास्ट है। रील में 2 मिनट में आप रील बना लेते हैं और बना के फौरन उसको लोगों को तक पहुंचा भी देते हैं। तो उससे उसका मुकाबला करना नहीं, लेकिन लोगों का दिमाग तो चेंज हो रहा है ना। एक टाइम था अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप थिएटर देखेंगे, राइट? लेकिन आपके पास ऑप्शन है और कुछ नया देखने का, थोड़े थोड़े देर में, मतलब सेकंड्स में आप फेस बदल रहे हैं। वहां आप फेस नहीं बदल सकते, वो एक बोरियत वाली चीज हो जाती है जो आज की जनरेशन को लगता है। तो आने वाले 10 साल के बाद क्या थिएटर लोग जाना बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि थिएटर में वो इंटरेस्ट नहीं है जो आज के टाइम में है और आज की जो जनरेशन है उनकी जो रिक्वायरमेंट है? बात यहाँ ये देखिए, ऐसा है ज्योति जी, सोशल मीडिया आज जितना तरक्की कर चुका है, कल को और ज्यादा तरक्की करेगा। रील्स आज जितने इफेक्टिव बन रहे हैं, कल को हो सकता है कि और ज्यादा इफेक्टिव बनने लगे। लेकिन स्टेज जहां पर है वहीं पर रहेगा, ना तो वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर जाएगा। रील का उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो न उसको आगे जाना है न पीछे जाना है। रील्स आगे जाएंगे, सोशल मीडिया आगे जाएंगे, ये सब आगे जाएंगे और अभी और आगे जाएंगे, अभी और इनकी तरक्की होगी और पूरी की पूरी जनरेशन उनको देखेगी। लेकिन 1-2% जो थिएटर वाले हैं, अगर वो आपके दिमाग में है कि वो खत्म हो जाएंगे, तो वो खत्म होने वाले नहीं है, वो रहेंगे। मतलब आज की जनरेशन में भी वो बच्चे होंगे जो थिएटर को पसंद करेंगे, वो थिएटर ही देखेंगे, वो नहीं जाएंगे वो थिएटर की तरफ हुक करें। थिएटर में ऐसा क्या चीज है कि अगर कोई बच्चा है तो वो थिएटर की तरफ हुक कर जाए, कि थिएटर की तरफ मूव करे कि नहीं, मेरे लिए थिएटर इस वजह से इंपॉर्टेंट है? ये है कि किसी को जीन्स पसंद है और किसी को पैंट पसंद है, किसी को हाफ पैंट पसंद है। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन एक दौर था जब लोग धोती कुर्ता में चलते थे। हाँ। एक दौर है आज पैंट और शर्ट में चल रहे हैं। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि आने वाले समय में क्या थिएटर के जो दरवाजे हैं, जो थिएटर्स इतने सारे बने हुए हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे? मैं वही आपको कह रहा हूँ, फिर आपको वही उसका जवाब दे रहा हूँ कि अभी आप ही ने कहा ये बात कि पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब पैंट शर्ट पहनते हैं, ये जीन्स पहनते हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकती हैं कि धोती कुर्ता अब एक आदमी नहीं पहनता? नहीं कर सकती हैं आप। धोती कुर्ता पहनने वाले 1% है, वही 1% स्टेज वाले हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो आने वाली जो जनरेशन है उसमें वो रहेगा थिएटर का, वो जो 1-2% है वो रहेगा। वो जाएंगे स्टेज देखने के लिए और वो वही देखेंगे और उनको उसी में मजा मिलेगा और वो उसी से वहीं से वो तरक्की भी करेंगे। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कई लाख रुपए महीना कमाते हैं। वो NSD से पास किया है और एक तो मेरा भाई है। अच्छा, बहुत पैसे कमाता है वो। थिएटर में भी पैसा है? हाँ, थिएटर में बहुत पैसा कमाता है। उसको बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाती हैं, वो स्टेज शो करता है वहां पे जाके
और उसको लाखों लाख रुपए मिलते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जिसका सितारा चमक गया वो आगे बढ़ गया, जिसका नहीं चमका वो पीछे रह गया। हाँ, ये है कि ये थिएटर में भी है और इंडियन सिनेमा में भी। हाँ, वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, वो दोनों में है। अब जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, तो आप, अगर आपको कहा जाए कि आप थिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखें, तो आपके लिए आज के समय में जो आज दौर चल रहा है उसमें किस टॉपिक पर थिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखना पसंद करेंगे और क्यों लिखना पसंद करेंगे? मैं तो जो अभी वर्ल्ड में चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में आपस में जो तसादुम चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंगें हो रही हैं, मैं तो उन पे लिखना चाहूँगा, क्योंकि उससे पूरा जो विश्व है उस पर ख़तरा मंडरा रहा है। और इसके अलावा अगर मुझे और लिखना होगा तो मैं अमन, शांति और कम्युनल हार्मोनी पे लिखूंगा कि मिलजुल। रीजन क्या है इस पर लिखना? कम्युनल हार्मोनी से शहर में, मुल्क में पीस रहता है। और तो आपको लगता है कि इस टाइम में पीस नहीं है मुल्क में? पीस है, ऐसा नहीं कि पीस नहीं है, लेकिन पीस और रहे, आपस में सब मिलजुल के रहें। क्योंकि देखिए, तरक्की तभी होगी जब सब लोग मिल के रहेंगे। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब हम आपस में लड़े हैं तब हमारे ऊपर बाहरी ताकतों ने आके हमले किए हैं, और बाकायदा सिर्फ हमले ही नहीं किया है बल्कि हम पर हुकूमत किया है। और हुकूमत इसलिए किया है क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे। छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे राजा होते थे, वो सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और यही वो राजा थे जिन लोगों ने बाहर से मुसलमानों को बुलाया था कि तुम आओ यहाँ पे सब हम लोग लड़ते रहते हैं, कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। और उन्हीं लोगों ने उन लोगों को बुलाया था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया था, महमूद गौरी को बुलाया था, महमूद गजनी को बुलाया था, फिर बाद में बाबर को बुलाया था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी आपस में, जो देश के लोग हैं, सभी धर्म के लोग, वो आपस में पूरी तरह से एकदम से गठजोड़ करके और मिल के रहें। अगर इस तरह से रहेंगे तो फिर बाहर की ताकत की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा। तो अगर मुझे फिल्म बनाने का मौका मिलेगा, फिल्म बनाता हूं मैं, और मैंने बनाई भी है फिल्म, और अगर फिल्म बनाने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले एकता के ऊपर फिल्म बनाऊंगा और कम्युनल हार्मोनी के ऊपर फिल्म बनाऊंगा कि सब लोग मिल के रहिए, देश को मजबूत बनाइए। आपको मौजूदा समय में ऐसा नहीं लग रहा है कि देश एक है? मैं पॉलिटिक्स पर बात नहीं करता हूं और नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि एकता है। अभी डिस्टर्बेंस है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने डिस्टर्ब किया हुआ है देश को, और थोड़ा सा आदमी को आदमी से अलग किया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आदमी आदमी से जुड़ जाए। जी, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम थिएटर की बात कर रहे हैं, और थिएटर में जितने आर्टिस्ट होते हैं वो सिनेमा तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिनेमा में एक अलग ही तरह की जनरेशन जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिन एक्टर्स को देख रहे हैं उनके बच्चे आ जाते हैं। लेकिन बात अगर थिएटर की जाए, आपने सबसे पहले यही कहा था कि थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत मंझे हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर उनसे एक्टिंग कराई जाए तो शायद हमें कुछ और देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, किस वजह से जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको बॉलीवुड या सिनेमा में जगह नहीं मिलती है? देखिए, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री ने एक शील्ड लगाई हुई है अपने सामने, एक दीवार से खींची हुई है, और यह है कि हम बाहर के आदमी को नहीं आने देंगे। जो वहां पे जो पहले से एक्टिंग कर रहे हैं, जो हीरो हैं, हीरोइन है, एक्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को ही वहां पे चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, और वही बढ़ते भी हैं। तो इस वजह से वहां पे बाहर से किसी का इंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री का ही नुकसान है, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे ऐसे एक्टर एनएसडी से निकलते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से,
और स्टेज आर्टिस्ट इतने जबरदस्त हैं इंडिया के अंदर कि अगर उनको वहां पे एंट्री मिल जाए तो खुद फिल्म इंडस्ट्री का फायदा होगा और अच्छी अच्छी फिल्में बनेगी। लेकिन वो लोग नहीं जाने देते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसके बारे में मैं क्या आपको बताऊं, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग आपके थिएटर वालों को मौका मिलना चाहिए सिनेमा में जाने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो आप फिल्में देख रहे हैं उनमें आपको कौन सी कमियां नजर आती है जो थिएटर आर्टिस्ट हो तो वो कमी नहीं होगी? अभी कोई ऐसी फिल्म या ऐसा कोई आपने फिल्म देखा हो और आपको लगता हो कि नहीं, इसको अगर कोई थिएटर आर्टिस्ट प्ले करता तो वो शायद कुछ और ही हमें देखने को मिलता? नहीं, ऐसी कोई खास फिल्म नहीं है, लेकिन जनरल बेसिस पर जब हम देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे एक्टर्स वहां नजर नहीं आते। अच्छे एक्टर का आप मतलब किस तरीके से मतलब निकालना चाहते हैं? अच्छे एक्टर, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, ठीक है, और जिस तरह के लोग इस समय लोगों की डिमांड है, जिस तरह के शब्दों का उच्चारण उसमें होता है, और थिएटर में वैसा नहीं होता। थिएटर में शब्दों पे बहुत अच्छी पकड़ होती है और ध्यान रखा जाता है कि ऐसे शब्द यूज ना किए जाए जिससे कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में गाली गलौज भी है, बहुत सारी ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर जाएं तो शायद ये चीज जो हम देख रहे हैं ये देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो आपने पूछा मुझसे अभी कि अच्छा एक्टर कौन होता है। अच्छा एक्टर वो होता है कि जब वो एक्टिंग कर रहा हो तो वो अपने को भूल जाए कि वो कौन है और अपने आप को उस कैरेक्टर में पूरी तरह से ढाल दे जो कैरेक्टर वो करने जा रहा है। ऐसे एक्टर्स बहुत कम हैं, गिने चुने हुए एक्टर्स हैं। दिलीप कुमार थे ऐसे कि जब वो एक्टिंग करते थे तो वो अपने को पहले भूल जाते थे कि वो दिलीप कुमार है, वो अपने को ढाल देते थे उस कैरेक्टर में। अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है, तो इस तरह के एक्टर्स बहुत कम हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको दरवाज़ा खोल देना चाहिए स्टेज आर्टिस्ट के लिए, ताकि इनको कुछ इस तरह के एक्टर्स और मिल जाएं और अच्छी अच्छी फिल्में बने। जी, डॉक्टर वारिस अहमद खान, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगर कोई व्यक्ति है और वो इंडियन थिएटर की तरफ जाना चाहता है तो आप उसको क्या सजेशन अपनी तरफ से देना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखकर? जैसे अभी हमने बात की कि जिस तरह के जनरेशन्स हैं इस टाइम पे, रील्स और इंस्टाग्राम और इस पे यूट्यूब वाले, क्योंकि यूट्यूब पे अपना चैनल बना करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो कमाने की भी चीज जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई और आपको लोग दुनिया देख रही है और वहां आपका फेस, नाम आप सर्च करते ही गूगल पे दिख जाते हैं। तो ये एक चीज है यूट्यूब जो आपको तुरंत फेम दिला रहा है, और थिएटर जो है वो उसमें समय लगता है। आप मेरे सवाल को ध्यान से सुन करके और फिर उसका आंसर बहुत ही सही, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, क्या उनके लिए थिएटर फायदेमंद रहेगा? क्या उनको वो तरक्की, वो नाम और वो स्टेज दिला पाएगा जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये दिला देता है? देखिए, ऐसा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और रील ये सब अब बहुत आगे चला गया, इसको आप रोक नहीं सकते। और इससे लोगों को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है और पैसा भी मिल रहा है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे और उसका उनको रिवार्ड मिल रहा है तो मिलने दीजिए। अब अगर स्टेज पे जो आर्टिस्ट हैं वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो उनकी बदकिस्मती है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए। स्टेज जब तक है तब तक रहेगा, और जब तक लोग उससे जुड़े हुए हैं जुड़े रहेंगे। और जहां तक रील का सवाल है वो तो उसको अब रोकना बहुत लेकिन कोई बच्चा आज की जनरेशन का वो आपसे आकर के कहता है और ये कहता है कि क्या मैं थिएटर में जाऊं, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसे जाना चाहिए कि नहीं? मैं उसको ये कहूंगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है तुम उसमें जाओ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट स्टेज में है तो जाओ, क्योंकि इंटरेस्ट से ही बात बनती है और इंटरेस्ट से ही आदमी तरक्की करता है। अगर उसका इंटरेस्ट स्टेज में है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम रील बनाओ। अच्छा, वो आप जाए इंटरेस्ट के पलड़े पर रखकर कि हाँ आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उस तरफ बढ़ आप उसमें जाइए। अगर रील में इंटरेस्ट है तो आप रील बनाइए और पैसा कमाइए यूट्यूब से।
क्योंकि पैसा भी जरूरी है, पैसा चाहिए और हर इंसान थिएटर को। में पैसा उतना है नहीं, थिएटर में हाँ, आपको सीखना पड़ता है और उतना ज्यादा मिलता नहीं है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप वहां से निकल के तरक्की कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन उसके चांसेस कम है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि स्टेज खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। देखिए ज्योति जी, आपने रील का जिक्र किया और स्टेज का जिक्र किया, थिएटर का जिक्र किया। थिएटर और रील का कोई मुकाबला नहीं है। रील्स का कोई म्यार नहीं है, उसमें कोई भी चीज कुछ भी दिखा रहे हैं, अभद्र चीज भी दिखा रहे हैं और सेंसलेस चीज दिखा रहे हैं, ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिससे कोई समाज को फायदा नहीं होने वाला है, कोई टॉपिक नहीं है वहां पर, कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, बस कुछ भी दिखा रहे हैं। कोई भी दौड़ा चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी मतलब ऊट पटांग चीजें जिसको कहते हैं वो दिखा रहे हैं और वो चल भी रही है। तो इससे जहां तक स्टेज का सवाल है, अगर स्टेज से निकला हुआ विद्यार्थी या आर्टिस्ट वो अगर रील बनाएगा तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि वो अभद्र चीजें नहीं बनाएगा, वो एक ऐसी चीज बनाएगा जिसका कोई सेंस होगा और जिसका एक लेवल होगा और जो एक संदेश दे रहा होगा व्यूअर्स को। तो ये एक फायदा तो होगा। तो इसलिए मतलब आप ये कहना हाँ, चाहते हैं जो थिएटर आर्टिस्ट होता है उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, लेवल और वो होता है। किसी अगर रील भी बनाएगा तो उसका बहुत अच्छा कोई रिलेवेंट होगा, कुछ मैसेज देना चाहेगा आपको। लेकिन आप जो अभी की युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं वो कुछ भी डाल रहे हैं, वो कुछ भी डाल रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, होता ये है कि जो लोग पसंद करते हैं वही बनाया जाता है। भाई वही होता है ना, आजकल के लोगों को जो चीज पसंद आ रही है वही तो लोग बनाएंगे ना। क्योंकि अगर वो चीज बनाएंगे जो पसंद नहीं आ रही है तो फिर उनकी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए उनको ये पता चल गया है कि हमें अभद्र चीजें बनानी है, हमें सेंसलेस चीजें बनानी है, हमें बेकार की चीजें बनानी है जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसमें कोई मैसेज नहीं है। तो उसी में हमारी तरक्की है और उसी से हमको पैसा मिलेगा, उसी से व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो वो वही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए समाज जो है, जो आर्ट जो है वो समाज का आईना होता है। जो समाज में हो रहा होता है वही दिखाते हैं और जो समाज पसंद कर रहा होता है वही दिखाते हैं। तो वो वही दिखा रहे हैं जो समाज पसंद कर रहा है। समाज, अब आपका कहना यह है कि समाज अभद्र चीजें पसंद कर वो रहा है, अभद्र चीजें पसंद कर रहा है, इसलिए वो अभद्र चीजें, सेंसलेस चीजें पसंद कर रहा है। तो वो सेंसलेस चीजें दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखाएंगे तो उनका नुकसान होगा। अब इससे अब क्या बताया जाए, ये बहुत ही अनलकी चीज है और अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह के हालात हो जाएंगे युवा पीढ़ी के, जिस तरीके से आप रील्स बता रहे हैं, रील्स के बारे में? नहीं, वो उनकी सोच खराब हो जाएगी, वो खराब रास्ते पे चले जाएंगे, वो गंदी गंदी चीजें सीखेंगे। और एक जो पहले के जमाने में एक चीज थी, एक कल्चर था, एक सिविलाइजेशन थी हमारी, एक मैनरिज्म था, एक जो जिंदगी गुजारने का जो एक बेहतरीन तरीका था, वो तमाम चीजें अब बच्चों की जिंदगी से निकल रही है। क्योंकि ये वो चीजें देख रहे हैं जो जिसका कोई सेंस नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली सोसाइटी के ऊपर खराब पड़ेगा। अब वो तो बात की बात है कि कोई थिएटर आर्टिस्ट आके रील बनाएगा ये नहीं बनाएगा, ये तो हम लोग मशवरा दे सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो रील्स बन रहे हैं और वो पॉपुलर हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, और हर बच्चा हर वक्त मोबाइल देख रहा है, तो इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत बुरा पड़ने वाला है। और जो रील बना रहे हैं वो उनको तो फायदा है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं जो रील देख रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा खराब असर पड़ रहा है और पड़ने वाला है। तो आप ये कहना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को थिएटर की तरफ अपना झुकाव रखना चाहिए ताकि उनका जो एक तरीके से इंटरेस्ट है वो सही चीजों में जागे। तो आप अगर अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सलाह देना पसंद करेंगे कि वो थिएटर जाए, ना कि मोबाइल के रील्स को देखना? मैं यही कहूंगा कि आप मोबाइल पे रील मत देखो, थिएटर में बल्कि इंटरेस्ट जगाओ और थिएटर करो। थिएटर का अपना लेवल है, बहुत हाई क्लास की चीज है वो।
ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो आपके इस इंटरव्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज आप एक इतनी सीनियर हैं, आपको एक्सपीरियंस है चीजों का। तो जिस तरीके से लोगों को एडिक्शन हो रहा है मोबाइल का, कि बच्चा भी देख रहा है, बड़े भी देख रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है मोबाइल की तरफ इतना एडिक्शन बढ़ने का? देखिए, मेन कारण तो है माँ बाप, वही मेन कारण है। माँ बाप आजकल के अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं और माँ बाप खुद हर वक्त मोबाइल देख रहे हैं। तो एक फैमिली में अगर 3 फर्द हैं, 3 मेंबर हैं, माँ बाप और बच्चा, तो तीनों ही मोबाइल देख रहे होते हैं, तो कौन किसको मना करेगा? तो माँ बाप की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। जब तक वो मोबाइल देखना नहीं छोड़ेंगे, वो अपने बच्चे को मोबाइल से नहीं रोक पाएंगे। उनको खुद छोड़ना पड़ेगा मोबाइल देखना, और मोबाइल के एडिक्शन उनको खत्म करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अपने बच्चे को कहना पड़ेगा कि देखो बेटा, हम मोबाइल नहीं देखते हैं, मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, अब तुम भी मत देखो। और तीनों बजाय इसके कि मोबाइल देखें, तीनों बैठ के लूडो खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, और कोई खेल खेलें। तो ये करना पड़ेगा, अपने आप को पहले माँ बाप को सुधारना पड़ेगा, तभी मामला ठीक होगा, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। पहले के पेरेंट्स तो लूडो नहीं खेलते थे बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे फिर भी मोबाइल में के इतने एडिक्टेड। तो तब तो मोबाइल ही नहीं था, न मोबाइल था, न रील था, न सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। फिल्म था, लोग फिल्म देखने जाते थे साथ में। ये तो अब हुआ है ना, ये तो अभी की चीज है। अगर बच्चे थिएटर की तरफ जाएं, छोटे बच्चे, तो उनमें क्या गुण ऐसे आएंगे जो आने वाले समय में पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा? कल्चर आएगा, मैनरिज्म आएगा, क्योंकि स्टेज में अभद्र चीज नहीं दिखाई जाती। अच्छा। वहां पे एक खास लेवल से नीचे की चीज नहीं दिखाई जाती है, उसका एक लेवल है, मेंटेन्ड है लेवल, तो वो सीखेंगे वहां पे। तो आप लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे कि जो बच्चा अपना वक्त रील्स में गवा रहा है वो थिएटर में जाकर के दे, तो शायद बच्चे कुछ और ही बनकर निकलेंगे आने वाले समय? ऑब्वियसली, बिल्कुल इसका उनके माइंड पे अच्छा असर पड़ेगा, और वो अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। थिएटर जो है वो पहले आपने एमफिल किया था, वो ग्रेजुएशन के टाइम पे होता था कि आप थिएटर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में एक थिएटर का सब्जेक्ट स्कूल में शुरू से देना चाहिए? थिएटर का सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना वो चाहिए? एक सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए, जैसे और सब्जेक्ट हैं वैसे ही थिएटर को देना चाहिए, क्योंकि थिएटर के बारे में भी आपने बताया कि इससे सभ्यता, संस्कृति वो डेवलप होगी, आप बात करने का तरीका सीखेंगे, आपका झुकाव दूसरी तरफ होगा। अगर आपके बच्चे रील भी बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं वो रील बना रहे हैं, पेरेंट्स ही बना देते हैं अपने बच्चों की रील, तो पेरेंट्स की भी सोच निखरेगी, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाकर के अगर थिएटर सीखता है तो वो घर आकर के उस पर डिस्कस करेगा, क्योंकि थिएटर एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मेरा जवाब तो यही होगा कि यस, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद लिया और मैंने पढ़ाई की, एमफिल किया इसके ऊपर। लेकिन आपको एमफिल करने का, एमफिल किया तब आपको ये सब्जेक्ट मिला, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो क्या ये फर्स्ट क्लास से दे देना चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट क्लास से थिएटर है कहीं, इस छोटे छोटे क्लास में कहीं थिएटर हमने देखा नहीं है। बड़ी चीज है स्टेज पे परफॉर्मेंस करना, शब्दों की पकड़ होना, डिसिप्लिन होना। तो अगर फर्स्ट क्लास, ग्रेजुएशन से है शायद थिएटर, लेकिन ग्रेजुएशन से नीचे नहीं, तो नहीं अगर स्कूलों में देने की का अवसर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि देना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है इससे सिर्फ सीख है, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है, एक मतलब पॉजिटिव चीजें सीखेगा स्टूडेंट। अच्छा, आपने थिएटर को इतनी बारीकी और करीब से देखा है, आप वैसे थिएटर आर्टिस्ट हैं नहीं, लेकिन अगर आपको स्टेज पे एक्ट करने का मौका मिले तो किस परफॉर्मेंस को आप बहुत अच्छे से करना पसंद करेंगे? किस रोल को? हाँ, किस रोल को? मैं तो किसी ऐसे इंसान का रोल अदा करूंगा जो लोगों को आपस में जोड़ रहा हो। अच्छा, जो एक्ट भी वही होगा। हाँ, जो ये शिक्षा दे रहा हो कि मिल के रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, और एक दूसरे के साथ
एक दूसरे से जुड़ के रहो। वहां पे भी आप स्पीच देना ही पसंद करेंगे कि एक दूसरे से जुड़ के रहो, कि आपको जुड़ के रहना मिल के रहो। चाहिए, मिल के फायदा ही इसी में है, इसी में फायदा है, बाकी किसी चीज में फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आपने दोनों चीजों को पढ़ा है, इंडियन थिएटर और इंडियन सिनेमा, और दोनों में किसी एक में मौका मिले जाने का कि थिएटर की तरफ अगर आपको इस समय मौका मिले कि आप थिएटर में काम करना चाहें या सिनेमा में, तो किस तरफ जाना पसंद करेंगे? आपकी क्या सोच है? नहीं, मेरा तो झुकाव सिनेमा की तरफ है। अच्छा। हाँ, मैंने काम किया है थिएटर के ऊपर, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट बहुत बड़ी चीज होता है, वो बहुत परिपक्व होता है, बहुत उतना बड़ा एक्टर में नहीं हूँ कि मैं जाके थिएटर पे एक्टिंग करूं। इसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। थिएटर की एक्टिंग बहुत बहुत हाई क्लास की एक्टिंग होती है। वो जो फिल्म के एक्टर हैं उनसे बड़े एक्टर होते हैं। इतनी बड़ी बात मैंने कह दी। अच्छा, फिल्म के एक्टर से भी बड़े होते हैं? बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग बड़े एक्टर होते हैं। अच्छा, बहुत मैच्योर्ड होते हैं। तो आप वैसे सिनेमा की तरफ ही जाना पसंद करेंगे? हाँ। और सिनेमा में जाने का आपका यही कारण है कि आप उतने मंझे हुए नहीं है और उसके लिए आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा? हाँ, मैं करता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, बेसिकली मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं फिल्म बनाता हूँ और शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, मैं उसमें एक्टिंग भी करता हूँ। और थिएटर आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि थिएटर में बहुत मेहनत? मुझे नहीं लगता कि मैं थिएटर पे एक्टिंग कर पाऊंगा। वो हाँ, उसके लिए बहुत बड़ा एक्टर चाहिए, उसका एक लेवल अलग है। हाँ। तो आप थिएटर को ज्यादा ऊपर रखते हैं इन सिनेमा के कंपेयर में? मैं सिनेमा के मुकाबले में थिएटर को ऊपर रखता हूँ, उसका लेवल ज्यादा ऊपर है एक्टिंग के मामले में, डायरेक्शन के मामले में नहीं, एक्टिंग के मामले में। एक्टिंग के मामले में इंडियन थिएटर जो है, हाँ, डायरेक्शन के मामले में इंडियन सिनेमा, एक्टिंग के मामले में थिएटर। जी। डॉक्टर वारिस अहमद खान, आपने हमें इंडियन थिएटर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आपने बताया कि किस तरीके से इंडियन थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं और जो सिनेमा के आर्टिस्ट हैं उन लोगों में डिफरेंस है, कितने एक्सपर्ट हैं थिएटर वाले और उतने एक्सपर्ट नहीं है सिनेमा वाले। ये नहीं कहेंगे कि उनमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं होती तो दुनिया उनको पसंद नहीं करती, बट यह है कि थिएटर्स वाले और उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए जितनी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट से कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ थे जाने माने रंगकर्मी और थिएटर रिसर्च डॉक्टर वारिस अहमद खान, जिन्होंने थिएटर को न केवल जिया बल्कि उनकी आत्मा को समझा। इस एपिसोड में हम बात करते हैं थिएटर की बदलती दुनिया, सोशल मीडिया और थिएटर संघर्ष युवाओं के लिए, थिएटर में करियर की संभावनाएं और उन कहानियों के बारे में जो सिर्फ मंच पर ही जिंदा पाई जाती हैं। ये वीडियो न केवल कलाकारों बल्कि शिक्षकों, पात्रों और छात्राओं के लिए भी बेहद जरूरी है। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।